हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। आज मुफ्ती मुनीब साहब ने कौम को खुशखबरी सुनाई कि कलअदम जमात के साथ एक मुआहदा तय पा गया है और उसके बाद अब ये धरने ग्रेजुअली ख़त्म होंगे और जो रास्ते बंद थे, जो रास्ते ब्लॉक थे, जो आवाम को शदीद अजियत का सामना था, वो भी अब ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो एक मस्बत पहलू है, लेकिन जो दूसरा पहलू है उस पर बड़े सवालिया निशानात हैं, जिस पर हमें आज के प्रोग्राम में बात भी करनी है कि मुआहदा तय पा गया है, लेकिन उसके किन नुकात पे, किन शराइत पर वो सीगे राज में रखी गई हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, ये भी, इस पर भी एक बहुत और बड़ा सवालिया निशान है। बहुत सारी चीज़ें जो हमने इस हवाले से अभी जाननी है, उस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। शेख वक्कास अकरम साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। इस्लाम शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। राजा अमीर अब्बास साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, लॉ एक्सपर्ट। इस्लाम राजा अमीर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। मौलाना ताहिर अशरफी साहब, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर रिलीजियस हार्मनी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, चूँकि आज मुआहदा तय पा गया है और किन शराइत पे तय पाया है या किन नुकात पे तय पाया है, ये नहीं बताई गई हैं। इससे पहले कि मैं आपसे पूछने की ये जसारत कर सकूं कि अगर आप नहीं बताएंगे, लेकिन ये तो बताएं क्यों नहीं बताएंगे, लेकिन उससे भी पहले ये बताएं कि आप कल वाली मीटिंग में आपको और फवाद चौधरी साहब को शामिल क्यों नहीं किया गया और क्यों आपको कहा कि जी वजीर आजम ने कि जी आप बाहर तशरीफ ले जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि जहाँ तक मेरी और चौधरी साहब वाली बात की, इसकी वजाहत भी हो गई, तरदीद भी हो गई, और ये इतना अहम भी नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना अहम मौजू है कि जिसपे हम आपका कीमती वक्त जो है वो ज़ाया करें। कम अज़ कम इतना मैं ज़रूर कह देता हूँ कि ना हम मीटिंग में बैठे हुए थे, ना हमें कहा गया कि मीटिंग से उठ के बाहर चले जाएं। अच्छा, बाकी दोस्त लोग हैं वो ख्वाहिशात को खबरें बनाते हैं, तो उसका इलाज तो ना मेरे पास है ना चौधरी साहब के पास है। कल सर साहबजादा हामिद साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के हैं, तो इस वजह से हमने मुनासिब नहीं समझा कि आप मीटिंग में शामिल होते। सही बात नहीं, ये एक बात है कि उनके साथ मीटिंग में शामिल होना, एक बात है कि वजीर आजम साहब ने मुझे और फवाद चौधरी साहब को कहा हो कि आप उठे और बाहर चले जाए। क्या आप इस मीटिंग, ये दोनों चीजें मुख्तलिफ है ना जी। ठीक है, बिल्कुल। ये उनके मकतबा फिक्र की मीटिंग थी, उन्हीं के लोग थे, लिहाजा उसमें अकल की बात यही है कि उसमें हमारा बैठना, मेरा बैठना तो इसलिए कि वो एक एक्सक्लूसिव मीटिंग करना चाहते थे अपने मकतबा फिक्र के लोगों की वजीर आजम साहब के साथ। अगर वजीर आजम हमें हुक्म देते हम उसमें बैठ जाते, लेकिन ये कहना कि जी हम बैठे हुए थे, हमें उठा के बाहर निकाल दिया, मैं समझता हूँ ये यार लोगों ने, हमारे साथ मोहब्बत करने वालों ने अपनी ख्वाहिशात को खबर बनाया है और कुछ नहीं है। ओके, अच्छा मौलाना साहब, आप बताएगा कि कौम को मुबारकबाद तो दे दी है, क्या ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है ये मुआहिदा, क्योंकि पहली दफ़ा तो हुआ नहीं है, और क्या आप ये समझते हैं कि ये गारंटी है इस मुआहिदे की शिक में कि ये दोबारा नहीं होगा ऐसा धरना और रियासत को चैलेंज करना, रियासत के रिट को अपने हाथ में लेना दोबारा नहीं होगा? मैं अर्ज करूं कि मुझे नहीं पता शिक में है या नहीं, चूंकि मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन हो ना हो, होना चाहिए कि मुल्क के अंदर इस तरह की सूरत हाल किसी को पैदा नहीं करने देनी चाहिए, कोई भी हो। मैं सिर्फ लब्बैक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो। कि देखे, आज मैं गया हूँ लाहौर न्यू हॉस्पिटल, मैं चाहता हूँ ये दर्द लोगों को पता चले। एक बुजुर्ग आदमी जो हमारी लाहौर पुलिस का है, उसको अगवा करके ले गए, उसको बंद किया, उसकी टांग पे 100 डंडे मारे, 4 जगह से उसकी टांग टूटी हुई है, 4 जगह से उसका हाथ टूटा हुआ है। इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूँ, वो चाहे लब्बैक का कोई कारकुन हो, चाहे किसी जमात का हो, वो जख्मी हो या मेरा पुलिस वाला या रेंजर वाला या सलामती के इदारों का, ये खेल अब खत्म होना चाहिए। इस मुल्क में एक कौमी एक्शन प्लान मुत्तफिका तौर पर है, उस पर अमल दरामद के लिए वजीर आजम ने 2 माह पहले एक उसको रिव्यू किया गया है।
मैं समझता हूं कि कौमी एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल होना चाहिए। जो उसकी खिलाफ वर्जी करता है, जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है, पूरी कौम को, खा वो हिज़्ब इख्तिलाफ हो, हिज़्ब इक़्तिदार हो, मजहबी जमातें हों, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन रियासत रहे, यहाँ पर ये सिलसिले खत्म हो, तो फिर हमें फैसला करना होगा। और वो फैसला बड़ा वाज़ेह हम कौमी एक्शन प्लान में कर चुके हैं, अब उसको नाफिज करना होगा। बहुत अच्छी बात है। मुझे आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि क्या ये फैसला हुआ है कि ये जो तहरीक लब्बैक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसके साथ कलअदम लगाना है या कलअदम नहीं लगाना है? सर, हमारी भी मुश्किल आसान कर दें। बस ये मैं आपको अर्ज करूं कि वजीर आजम पाकिस्तान का इस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है तमाम उमूर पर, सिर्फ इस पे नहीं, मुआहिदे की जितनी भी शिकें होंगी, मुझे नहीं मालूम कितनी हैं, वजीर आजम पाकिस्तान ने इस बारे में वाज़ेह हिदायत हैं कि कोई काम आइन और कानून से मावरा नहीं होगा। जो आइन और कानून कहेगा वही होगा और उसी पे अमल दरामद होगा। बहुत शुक्रिया ताहिर अशरफी साहब आपके टाइम का। लेकिन मसला वही है, मेरा जवाब शेख साहब वहीं पर रह गया, शेख वकास साहब, कि कलअदम लगाना है, कलअदम नहीं लगाना है, मुआहिदे की शिकें सामने नहीं आई हैं, कोई गारंटर है कि ये चीज़ें आगे नहीं होंगी? क्लैरिटी क्यों नहीं है? जी बिल्कुल है, गारंटर है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो मुआहिदे की हैं 13 शिकें। अब वो क्या क्या हैं, वो चीज़ें आपको मुस्तकबिल करीब में आपके सामने आ जाएंगी। गवर्नमेंट प्लान्स ऑन डूइंग दिस। ऑब्वियसली अभी गवर्नमेंट समझती है, मैं कोई गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ, मेरा तो ये वो समझती है कि इस वक्त इन सारी चीज़ों को खोल के रख देना शायद किसी इंतशार का बायस बन सकता है। मीडिया में तरह तरह के लोग बैठे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में तरह तरह के लोग बैठे हैं, पिछले मुआहिदे जो हैं उनके कागज़ अभी तक मीडिया पर लहराए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद उसके पीछे एक थॉट ये हो कि उसको अंदर रखा जाए। जहाँ तक है कि ये कलअदम है या नहीं है, इस वक्त तक उसके कलअदम होने का जो कानूनी जो प्रोसेस है, मेरी इतला के मुताबिक वो पूरा नहीं हुआ है। जब हो जाएगा तो मैं भी देखूंगा इसको। मेरा इसके ऊपर नुक्ता नज़र और है, मैं ज़ाती तौर पे मेरी राय है, मैं ये समझता हूँ कि कलअदम जो इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया तहरीक लब्बैक के साथ, तहरीक लब्बैक को कलअदम करना ही नहीं चाहिए था। वो उजलत में किया गया, वो जज्बाती फैसला था, वो गलत था, आपने चीज़ों को गलत तरफ पुश किया। आपका जो सवाल है जो इस हवाले से है, गारंटी के हवाले से, हाँ, जो TLP की तरफ से गारंटी है वो मुफ्ती मुनीब साहब ने लिख के दी है। ये अब ये दोबारा अब गारंटीज के ना एक्टर इस दफा चेंज हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, लास्ट टाइम शेख रशीद साहब और नूरुल हक कादरी साहब के उस पर दस्तखत मौजूद थे, ब्रिगेडियर एजाज शाह, ठीक हो गया जी। इस दफा इधर से शाह महमूद साहब हैं और उधर से मुफ्ती मुनीब साहब हैं, इन्होंने गारंटीज दी हैं। अब वो क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा गया, वो डिटेल्स हैं, चंद दिन में सामने आ जाएंगी। अभी तो फिलहाल मेरे जैसे आदमी के लिए जो पिछले 10 दिन से यही कह रहा है कि मुज़ाकरात करके इस चीज़ को वहीं ख़त्म किया जाए और इस चीज़ को बढ़ावा ना दिया जाए, मेरे लिए तो यही खुशी की बात है कि ये मामला ख़त्म हो गया, इंतशार ख़त्म हो गया, तशद्दुद ख़त्म हो गया। देखें, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, अगर मुझे आप इजाज़त दें 1 मिनट की, जहाँ पे 4 हल्के खुनवाने के लिए जब लोग आते हैं तो रास्ते में तशद्दुद करते हुए आते हैं, और यहाँ SP का कुछ लंबा डाल के तो आपके मीडिया के सामने उसका जो हशर करते हैं, और पंजाब पुलिस के कितने जवान फटर पड़े हुए थे वो वीडियोज़ आपके पास हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत होती है, दर्जनों आदमी मार दिए जाते हैं, शहीद हो जाते हैं कराची के अंदर, ट्रेनों को आग लगा दी जाती है। ये एक नॉन पॉलिटिकल और पॉलिटिकल एटीट्यूड है। जिस वक्त आप किसी रिलीजियस इशू के ऊपर किसी ग्रुप को मिस हैंडल करते हैं, और मिस हैंडल करने का मतलब गवर्नमेंट ने मिस हैंडल किया ना, आप उजलत में एक मुआहदा उस पर दस्तखत करते हैं, स्टेट फंक्शनरी पहले वाली बात गुजरा, और फिर उस वादे को एक दफा उस एक्सटेंशन लेते हैं, वजीर आजम उस एक्सटेंशन का टीवी पे जिक्र करते हैं कि हमारा TLP से बात हो गई है, इसको महीना हम और एक्सटेंशन, यानी कि आपने कहा जी ऐसी वादा थोड़ा पूरा करांगे 10 महीना किसान और दे दो। दिस इज मिस हैंडलिंग, इट वाज मिस हैंडलिंग। लेकिन अब आप कहते हैं कि अब सही हो गया। देखिए जी, जब शर खत्म हो, इंतशार खत्म हो जाए, लोगों की जान में इस्लामाबाद टेम्परेरी क्यों ना हो? देखें वो सर सवाल, मैंने आपके सवाल का ये जो मैं जवाब देना चाह रहा था ना जी, अच्छा मुझे 2 मिनट, टेम्परेरी का मतलब एक 1 लाइनर, टेम्परेरी का मतलब ये है कि जिस तरह की हम कौम है, जिस तरह का हमारा एटीट्यूड है, साढ़े तो मुस्तकिल हल मत पूछो, तना मुस्तकिल हल है। राजा अमीर अब्बास साहब, रियासत की रिट कायम हो गई। अब रिट जिसको आप कहती हैं, वो रिट तो हमने देखना था कि जनाब जब रोड्स पे वो तोड़ फोड़ हो रही थी, जब वो बसों को जलाया जा रहा था,
जब पुलिस के एहलकारों को मारा जा रहा था तो रिट तो वहाँ पे, ये जो मुआहदे होते हैं इसका रिट से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, ये एक डायलॉग है, एक आपस में म्यूचुअल गिव एंड टेक है। सॉरी आप बात कंप्लीट करें। जी जी, देखिए रिट का मतलब तो ये है कि जनाब अगर आपने कहा है कि यहाँ से आगे नहीं जाना तो नहीं जाना। रिट का मतलब तो ये है कि आपके लॉज, आपके कानून अगर ये कहते हैं कि तोड़ फोड़ की और वर्दी वालों को अगर आप मारेंगे तो उसमें आपका एंटी टेररिज्म एक्ट आ जाता है कि उसके तहत केसेस बनेंगे। लेकिन अगर आप मुआहदा ऐसा कर लेते हैं कि जनाब ये केसेस ख़त्म होंगे, अगर कोई ऐसा मुआहदा होता है कि जिसमें अवाम को ये पता ही नहीं, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से दो चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए थी कि TLP के जो उनसे हैं कि वो चाहते क्या हैं, उनके गवर्नमेंट से क्या मांग रहे हैं, क्या वो ये मांग रहे हैं फ्रांस की, वो तो कहते हैं हमारी ये है ही नहीं, ये किसी किस्म की हम रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्या वो चाहते हैं कि जनाब उनका जो कोर्ट में केस है उनके लीडरशिप का उसको लाया जाए, वो भी कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट के ही उससे वो निकलेगा। तो अब ये अवाम को बताना तो निकलेगा, लेकिन सवाल राजा अमीर अब्बास साहब मासद के साथ, अगर अपील में तो हुकूमत ही गई है ना, अगर हुकूमत क्या अभी अपनी अपील वापस ले सकती है या अपना केस इतना वीक कर सकती है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। देखिए केस वीक की अपील की बात नहीं है, जब उसके 90 डेज पूरे हो गए हैं, उसके बाद रिव्यू भी खत्म हो गया, तो वो गए हुए हैं कि जनाब आपने हमें क्यों अंदर रखा हुआ है, किस कानून के तहत अंदर रखा हुआ है। बात यह है कि आपने पहले बताइए हुकूमत को, अवाम को, कि आपने उनके जो सरबराह हैं उसे किस कानून के तहत और क्यों अंदर रखा है और क्या खतरा है आपको। अगर आपको खतरा नहीं है, आपने उनको अंदर रखा हुआ है जनाब खामखा से, अगर आपको ये इशू नहीं है कि जनाब आपने डेट्स दी हुई थी कुछ पहले और उस पर अमल दरामद नहीं हो रहे, और सबसे बड़ी बात है एक से, हाँ जी लीजिए वापस आती हूँ फिर दोबारा शुरू करेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। हमें नहीं पता क्या दिया, हमें नहीं पता हुकूमत ने क्या लिया, हमें नहीं पता उन्होंने क्या मांगा था, हमें नहीं पता कि उनको क्या मिला, हमें नहीं पता कि रियासत की रिट कायम हुई कि नहीं हुई, और हमें नहीं पता कि पंजाब पुलिस के जो शोहदा थे जो इसमें शहीद हो गए उनका खून किसके हाथों पर। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस लें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो सवाल मैंने ब्रेक से पहले राजा अमीर अब्बास साहब से किया था, राजा वकास शेख साहब, वकास अकरम शेख साहब, आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये बताएं कि रियासत की रिट कायम हो गई आपकी नज़र में। आप कहते हैं कि ठीक है, अच्छा किया, जो भी किया, अभी मायदे की शिक़े भी सामने। सर, जो पुलिस जवान जो शहीद हो गए, अब उनको उनके लिए क्या है, मतलब रियासत के पास कोई इनका है? क्योंकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी हसरत रह गई ये सुनने की कि दो लफ्ज उनके लिए कोई बोल दे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो पुलिस के जवान शहीद हुए हैं वो उतने ही वो भी नबी के मानने वाले थे, उतने ही आशिक रसूल थे जितना कोई भी मुसलमान हो सकता है। मगर इसकी जिम्मेदार हुकूमत है। हुकूमत कैसे है कि जिस वक्त आप अपने फंक्शनरीज को ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन में डाल देते हैं कि आप ग्रुप्स के साथ ऐसे मुआहदे करते हैं जिसको पूरा करने की आप में सकत नहीं होती या आपकी हैसियत नहीं होती या आप स्ट्रेटजिकली उसको समझते हैं कि वायबल नहीं है, फिर आप इनको उनके सामने खड़ा कर देते हैं। अच्छा, अब एक तरफ वो हैं जिनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, दूसरी तरफ वो है जो कि खुद भी मुसलमान हैं मगर वो बेचारे दे आर बाउंड बाय द ड्यूटी। अब जब आपने बाउंड बाय द ड्यूटी भी कर दिया, फिर आपने उनके हाथ भी बांध दिए। फिर आप अगर ये तवक्को करते हैं कि वहां पे देखें ना, एक वायलेंट किस्म का या अग्रेसिव किस्म का मॉब आ रहा है, उसके सामने जब एक रुकावट खड़ी है ना, तो वो उसको हॉस्टाइल ही नजर आएगी। उसको ये नजर नहीं आएगा कि ये मेरे पे गोली चलाएगा या नहीं चलाएगा, वो कहेगा मेरा रास्ता रोकने वास्ते खड़ा है, मैं इन्हें हटाना ही हटाना है। ठीक है जी, इस ऑकवर्ड पोजीशन में डालने वाली पुलिस को ये हुकूमत है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को उनको कंपनसेट भी करना चाहिए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी कंपनसेट सिर्फ पैसों से नहीं की जा सकती है। मगर इसकी जिम्मेदार ये है, और मैं आपको बताऊँ बड़ी अनईजी सिचुएशन हो गई थी पंजाब पुलिस में, और प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो गई थी। आप मुझे ये देखें ना, कभी आपने ये देखा, मैंने तो माजी में नहीं देखा कि हमारे टीवी पे चला, आप लोगों के टीवी पे चला कि हमारे आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स जो हैं वो उन शोहदा के घर गए हैं। मैं खान साहब से पूछता हूँ, मैं खान साहब से पूछता हूँ, हाँ। वज़ीर आज़म क्यों नहीं गए? उस्मान बुज़दार साहब क्यों नहीं गए? शेख रशीद साहब क्यों नहीं गए? हमारे आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स जो हैं वो जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि एक फोर्स का मोराल जो है वो डाउन ना हो। अच्छा, तो ये हुकूमत की नाअहली
और नालायकी है जिसकी वजह से हमारा पुलिस जैसा यूनिफॉर्म्ड इदारा जो है उसके साथ हुकूमत की नाअहली, हुकूमत की बेचारे क्या करें, वो भी नबी के मानने वाले हैं। जैदी साहब को जरा प्रोग्राम में वेलकम कर लूं, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर जैदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी ना मुबश्शिर जैदी, अभी यहाँ पर जो बात हो रही है, शेख वकास अकरम साहब तो कह रहे हैं हुकूमत की नाअहली और हुकूमत की कम अक्ली है जो ये सब हुआ है। आज के मुआहदे को देखो, जिसके हमें कुछ बताया ही नहीं गया कि किन शराइत पे हुआ, किन नुकात पे हुआ, आपकी नज़र में ये जीत है, हार है, हुकूमत की रिट, रियासत की रिट कायम हो गई है या हुकूमत ने सरेंडर किया है, आप क्या समझते हैं? लेकिन नादिया, मेरे ख्याल में तो रियासत ने सरेंडर किया है। खाली हुकूमत को क्यों इल्जाम देती हैं? हुकूमत के वजीर तो कल तक बहुत चौड़े होकर के घूम रहे थे और कह रहे थे कि जी कल अदम जमात है, हम इनसे मुआहिदा नहीं करेंगे, ना ही झुकेंगे। मगर क्या ऐसा हुआ? आप ये देखिए कि मुल्क की सबसे बड़ी जो फोरम है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उन्होंने भी अपने बयानिए में कहा कि कल अदम तंजीम को मजीद इजाजत नहीं दी जाएगी और किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। फिर दरमियान में ऐसा क्या हुआ, ये कौम को जानना चाहिए और उन्हें ये पूछना भी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि बीच में कौन ऐसा आया कि जिसने आकर के एक मुआहिदा करवाया। मैं देखें, मुआहिदे अल्टीमेटली निगोशिएशंस ही होती हैं, किसी भी तंजीम से हों, लेकिन जिस तरह का आज मुआहिदा हुआ है, मुझे शर्म आती है एज ए पाकिस्तानी की ये रियासत का सरेंडर डॉक्यूमेंट है और वो सरेंडर डॉक्यूमेंट भी आवाम से शेयर नहीं किया जा रहा, जिनको 24 घंटे तक पहले तक ये बताया जा रहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम कल अदम से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे और आप देख लेंगे कोई क्या माइक होगा। का लाल रियासत के आगे खड़ा नहीं हो सकता, ये वाले अल्फाज होते थे। अच्छा सर, एक सेकंड टाइम दीजिएगा। राजा मेरे बात साहब, वो भारतीय फंडिंग का मामला क्या हुआ? पहले तो मुझे ये तो बता दें। चले, ये तो सब चीजें हो गई, अब भारतीय फंडिंग जो होती थी इनको, उसके क्लूज है? आज तो फॉरेन मिनिस्टर के साथ बैठे हुए थे, भारतीय फंडिंग की बात, तो वो जाके दुनिया को बताएंगे फॉरेन मिनिस्टर की जी भारतीय फंडिंग जो कर रहे थे, उनका मुआहदा कर लिया। आपके मुल्क में इलेक्शंस होते हैं, आपके मुल्क में इलेक्शंस में जो इतने ज्यादा वोट लेते हैं, गालिबन सेकंड लार्जेस्ट इन्होंने लिए थे काउंट की हिसाब से, नहीं फिफ्थ लार्जेस्ट नहीं, थर्ड पंजाब में तीसरे नंबर पे थे। इतनी बड़ी पार्टी है जमात के तौर पे, कालादम सबसे बड़ी कालादम किसी को करार देना बाय स्ट्रोक ऑफ पेन, इट्स नॉट पॉसिबल। उसका एक तरीकेकार है, कानून में है, फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वहां पे वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि जो गवर्नमेंट ने इन पे एलिगेशंस लगाए हैं, आया ये कालादम होते हैं या नहीं, और फिर व्हाट आर द रीजंस। एक तरफ तो आप बात करते हैं कि 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात करते हैं कि जनाब इस मुल्क में 5th जनरेशन वॉर, इट्स हाई टाइम के इस मुल्क की आवाम को एक एक चीज जब तक रियासत और पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट्स क्लियरली नहीं बताएंगी तो ये इश्यूज मजीद खराब होते जाएंगे। आप आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बताएं कि जनाब ये उनकी डिमांड्स थी, ये हमने सेटल किया है, दिस इज हाउ वी हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट। आप किसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं? अपने पाकिस्तानियों के साथ। आप रिट किसके खिलाफ आप कहते हैं कि जी गवर्नमेंट की रिट कायम होगी? वो कौन है? वो भी आप और हम की तरह पाकिस्तानीज हैं। किस चीज को रिट, और अच्छा, एक दिन रिट कामयाब होगी। नॉन सीरियसनेस कहा करार दिया जा रहा है। मुबश्शिर जैदी साहब जरा प्लीज कोई किसका रिप्लाई कीजिएगा। एक तो वो जो रियासत की रिट की तो आप बात कर रहे हैं, भारतीय फंडिंग तक का हमें बताया गया कि जी इनकी भारतीय फंडिंग होती है और भारत से इनके पता नहीं कहां से इनके अकाउंट्स ऑपरेट होते हैं, जिनको कुछ को फ्रीज भी किया गया था, उनके बारे में भी कोई आगाही नहीं दी गई। अब क्या होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि इस तरह के इल्जामात इंतहाई बेबुनियाद होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर आपने किसी अपने सियासी मुखालिफ को पिन डाउन करना है तो आप गद्दार के इल्जाम लगा दें या भारतीय फंडिंग के इल्जाम लगा दें। ये हुकूमत की नॉन सीरियसनेस थी। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उनकी नॉन सीरियसनेस थी, और जो उनके नीचे हैं फरूख हबीब साहब, उन्होंने फरमाया कि अहमदाबाद से अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे। ऐसा नहीं होता। देखिए, आपको सीरियस संजीदगी के साथ हर मसले को डील करना पड़ता है। ये कोई T20 नहीं है कि आपने सिर्फ 20 ओवर में खेलकर आप निकल जाएंगे। मुझे बताइए, शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? आज आपने अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की शक्ल देखी हो तो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लगा कि हुकूमत जो है वो TLP की है और हुकूमत जो है वो एक कलदम जमात के तौर पर वहां बैठी हुई थी। सबके मुंह लटके हुए थे और
जहां ये मुआहदे हुए हैं, आप मुझसे बेहतर जानती हैं, आप तो इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं, 10 किलोमीटर का फासला है जहां बैठकर ये सारी डिस्कशन हुई है, आपको भी पता है। सवाल ये, और तस्वीरें भी आई हुई हैं उसकी, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, अगर रियासत बार बार इस तरह का सरेंडर करेगी और नॉन सीरियस एटीट्यूड अपनाएगी, तो कल को हम किसी को जो वाकई फंडिंग ले रहा होगा वो भी हमारे चुंगल से बच के निकल जाएगा। इल्जाम लगाते रहते हैं। ठीक है, ब्रेक लेने दें। शेख वकास, जो रियासत की नॉन सीरियसनेस की, हुकूमत की नॉन सीरियसनेस की आप भी बात करें, ये भी बात करें। ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी तो रियासत हुकूमत की बात कर रहा हूं। अच्छा, आप हुकूमत की बात कर रहे हैं, वहाँ रियासत की बात कर रहे हैं, बड़ा फर्क है, वाज़ेह फर्क है। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, तो ब्रेक से वापस आऊंगी। तो ये तो हम अभी की बात करें ना, लेकिन जब शेख रशीद साहब ने वो तारीखी जुमला बोला था कि कलअदम नहीं है, बैन है, तो उस वक्त क्या वो नॉन सीरियस थी, या फिर कलअदम करने के बाद उसको परसू क्यों नहीं किया गया, वहां पर क्या मसला हुआ था? लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हुए जानते हैं। जी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शेख वकास अकरम साहब, अब मुझे ये बताएं, ये तो हम अभी करंट एपिसोड पे बात कर रहे हैं। शेख रशीद साहब ने कहा कि ये जो जमात है, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कलअदम नहीं है, कलअदम है, बैन नहीं है, तो इसको तो हम इसको भी समझने की कोशिश करते रहे। हुकूमत ने जब इसको कलअदम करार दिया या हमें बताया कि काबीना ने इसकी समरी मंजूर कर ली, क्या हुकूमत उस वक्त संजीदा थी कलअदम करार देने के लिए? देखिए, वो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, उजलत का फैसला था, उस वक्त हुकूमत ने कर दिया। हुकूमत अपने एक्शंस में संजीदा होती है या नहीं होती है, वो इस हुकूमत पे तो मैं इस मामले पे किसी को समझ नहीं आती कि इनका कौन सा डिसीजन संजीदगी में लिया गया था और कौन सा गैर संजीदगी। बट एनीवे, द एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट शुड बी टेकन सीरियसली, सो दे डिसाइडेड, तो वो हो गया। अब उनका एक वजीर अंग्रेजी की मार खा गया कि उसको ये हमारे यहाँ ना, अब कॉमन मीडिया में भी और पॉलिटिक्स में भी, और हम प्रोस्क्राइब्ड, कलअदम, बैन, हम एक ही सिचुएशन को इन 3 अल्फाज में गिनते हैं। ठीक है जी, तो वो तो शेख साहब का बन गया उस सिलसिले में मजाक। शेख साहब बेसिकली पिंडी के रहने वाले हैं। शेख साहब के हलके में बहुत से लोग हैं जो मसलक अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं, और शेख साहब बहुत से मिलादों में जाते रहे हैं, और शेख साहब जो हैं वो खड़े होके इसी तरीके लब्बैक के लिए मारो मर जाओ नबी के परवाने आ रहे हैं, इसकी बातें करते रहे। तो शेख साहब का तो आप देखते रहे ना पिछले 8-10 दिनों में हालत क्या हुई, वो बेचारा बैठा कैसे रहा, और अब भी उनका निकल जाना, शायद उस निकलने से भी कुछ जो है गेन करने की कोशिश करें कि देखो मैं तो बच्चों निकल गया सा। देखें, अभी तक मेरे देखने में टेक्निकली उस भी संजीदा नहीं थी, आप ये कह रहे हैं? उस वक्त कलअदम करार देने में भी संजीदा नहीं थी, अदरवाइज मामला वो सुप्रीम कोर्ट लेकर जाती। हुकूमत तो देखें जी उस वक्त संजीदा थी, मगर मैं आपको ये कह रहा हूं प्रैक्टिस यही रही है बाकी कलअदम जमातों के साथ भी। हुकूमत का फैसला उजलत में था, उजलत में किए हुए फैसले खा कितने भी संजीदा हों, अल्टीमेटली उनके नतायज गैर संजीदा होते हैं। ठीक है, अच्छा जैदी साहब जी, जैदी साहब, एक हम जो मामला यहाँ पर उठा रहे हैं कि आपने मुआहदा कर लिया, जो सड़कें ब्लॉक की थी वो भी अब खुलना शुरू हो गई हैं, अगले आने वाले चंद दिनों में इसके असरात मुकम्मल तौर पर हमारे सामने और आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक तो एक है पुलिस के उस जवानों का जिनकी शहादतें हो गई, कोई कॉम्पनसेशन नहीं, कोई जिक्र ही नहीं। उसके अलावा जो पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाया जाता है, जो अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसका कंपनसेशन कोई करेगा? हुकूमत इसमें संजीदगी का मुजाहरा करेगी या ये बस रात गई और बात गई? देखिए, हमारे यहाँ ये दस्तूर है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को वक्ती तौर पर टाल देते हैं, और जाहिर इस दफा हुकूमत किसी और की थी, पिछली दफा हुकूमत कोई और की थी। वकास अकरम साहब ने कहा हुकूमत ने जो है मसला खड़ा किया और रियासत ने सुलझाया, तो इनसे ये भी पूछ लीजिए कि 2017 में भी तो रियासत ने सुलझाया था, उस पर तो साइन थे एक बड़े रियासती अफसर के, जो अब DGIS आए हैं, तो लिहाजा वो जो है वो भी मौजूद थे, तो उसके बावजूद क्यों नहीं सुलझा ये मसला? उसके बावजूद क्यों नहीं सुलझा ये मसला? किसके बावजूद थी? वो कह रहे हैं कि उस वक्त तो कोई और हुकूमत थी, उस भी रियासत इन्वॉल्व थी, अब कोई और हुकूमत है, आज भी रियासत इन्वॉल्व है। उस वक्त जो कमिटमेंट्स की गई हुई थी वो ऑनर नहीं ना हुई। आप देखें, इसीलिए कहते हैं जब आप किसी से कोई कमिटमेंट करें, आप ये सोच समझ के करें कि आप जिस ग्रुप से करें, इसने कल आपके दरवाजे पे खड़े हो जाना। नवंबर 2020 में जो कमिटमेंट्स हुए थे वो ऑनर हो भी सकती थी, आप ये बात लिख भी सकते थे। No, why did you even give that commitment? Exactly. That's a question not from me, that the government should answer.
मतलब ये इससे ज्यादा गैर संजीदगी किसी हुकूमत की क्या हो सकती है कि एक तरफ वो समझती है कि ये चीज नामुमकिन है और दूसरी तरफ वो अपने वजीरों को कहती है कि जाके उस पर दस्तखत कर दो। इज़न्ट इट अ जोक? अब ये कहा जाता है कि जी पीएम के इल्म में नहीं था, एक वजीर नहीं, ये तो साबिक वजीर उठ के भी ये बात करता है, उसकी तरदीद भी आ गई। वजीर को भी छोड़ दें, आप वजीरों को भी छोड़ें, उन बेचारों ने भी अपने हलकों में जाना, उन्होंने तो कह दिया कि वजीर आजम को पता था। वजीर आजम का अपना क्लिप मौजूद है नेशनल मीडिया पे जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि टीएलपी से ये मुआहदा हो गया है, इसकी डेट पूरी हो गई है, हमने उनसे 1 महीना और मांग लिया। वजीर आजम खुद कह रहे हैं। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो फिर आपसे बात करती हूँ कि किसी तंजीम को डिक्लेयर करने का, किसी इंडिविजुअल को फोर्स शेड्यूल में डालने का तरीक़ाकार क्या होता है। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं तो राजा आमिर अब्बास आपसे जानते हैं। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात यह है कि जब मुआहदे की शिक़ें सामने आई ही नहीं है तो फिर उन पर बात क्या की जाए। क्लैरिटी होनी चाहिए थी लेकिन क्लैरिटी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। राजा आमिर अब्बास साहब, हम उसी पे अभी बात कर सकते हैं जो चीज़ें हमारे पास सामने थी। शेख रशीद साहब ने कहा था इसको, अब मुझे नहीं पता, ज़राए से खबर आ रही थी कि कलअदम भी हटा देंगे, लेकिन सवाल ये कि कलअदम किया था या नहीं किया था। कलअदम करने का तरीका, जब हुकूमत ने कह दी हमने समरी दे दी, काबीना ने मंजूरी, उसके बाद क्या होना था जो नहीं किया इस हुकूमत ने। देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये पार्टीज़ को बनाया भी इतनी उजलत में जाता है और फिर कलअदम भी इतने बगैर सोचे समझे किया जाता है। ये किस तरीके से इनको कहाँ से कंट्रोल किया जाता है, कहाँ से ऑर्डर आ जाता है कि जिसको कलअदम व्हाट इज़ कलअदम? कलअदम मींस कि ये एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में है, टेररिज्म में है। कलअदम मींस कि इनके खिलाफ इस किस्म की रिपोर्ट्स हैं कि ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। वो रिपोर्ट्स आती हैं, 2 चीज़ें होती हैं प्लेटफॉर्म से, एक हुकूमत है और एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई लेके जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी एक फाइंडिंग्स देगा और वो फाइंडिंग्स अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। अगर एग्जीक्यूटिव की तरफ से आती है, गवर्नमेंट अगर किसी को बैन लगाती है, ये कलअदम करार देती है, वो भी ले जाएंगे कि जी ये रीजंस हैं, इस पे हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट फिर वहाँ पे उस पार्टी को मौका देती है, उसे भी सुना जाता है, एक तरफा तौर पे फैसला नहीं होता और फिर ये फैसला किया जाता है कि जी बैन करना है, डिफंक करना है, नहीं करना। लेकिन बात यह है कि कलअदम आप किसके कहने पे करते हैं और क्या रीजंस हैं? आपने वो रीजंस तो आवाम को बताइए ना। यानी इसका मतलब तो ये है कि ये जो तहरीक है, ये तंजीम है, ये कलअदम नहीं है बाकायदा तौर पे, किया ही नहीं था गवर्नमेंट। मेरे नॉलेज के मुताबिक तो अभी तक अगर कोई ऐसी सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शंस या फाइनल उसका वो नहीं आया और फाइलें अगर पड़ी हुई हैं, भेज दी जाती हैं, तो फिर तो उस टेक्निकली कलअदम। और अफसोस की बात है नादिया, ये कलअदम के लफ्ज को हमने ऐसे बना लिया है, किस चीज की हुकूमत ने क्यों इनको कलअदम करार दिया? हमें पता तो चले कि जनाब ये वजूहात हैं कि इस पे ये पार्टी को कलअदम करार दिया जा रहा है। अक्सर तो हम देखते हैं कि जी अमेरिका के कहने पे या सीआईए के कहने पे कोई बात हो रही है, यहाँ तो हमारी अपनी पार्टी है जिसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आप बताइए कि क्या रीजंस है। ठीक है, ये भी हम कोशिश कर सकते हैं, हुकूमत से कह सकते हैं कि जी कम से कम यही बता दें, हमें ये नहीं अगर क्लैरिटी देनी कि जी मुआहदे हुए किन शराइत पे हुए। अगर मैं एक बात चलें, लेट्स अज्यूम राय साहब कह रहे हैं कि टेक्निकली मैं समझता हूँ कलअदम नहीं, आई एग्री विद हिम। 2 मिनट के लिए समझ लिया जाता है कि किसी को आपने कलअदम भी कर लिया तो आपने कौन सी टांग तोड़ लेनी है किसी की। तहरीके लबैक से पहले इस मुल्क में आपने कलअदम सिपाही साहबा है, कलअदम नफाद जाफरिया है, कलअदम 10 और जमातें हैं, कलअदम सिपाही साहबा इलेक्शन भी लड़ती है, इलेक्शन जीतती भी है रीनेम होके। उसके बाद उनके 4 शेड्यूल के लोगों को इलेक्शन लड़ने, सुने 4 शेड्यूल के लोगों को इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त होती है। फिर उसके बाद वो MPA भी बन जाते हैं। फिर उसके बाद वो इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी है। जी हाँ इत्तेहादी है। और उनसे वोट लेने के लिए जहांगीर तरीन साहब गए, तस्वीरें हैं, चौधरी सरवर साहब गए, तस्वीरें हैं, चीफ मिनिस्टर दिल्ली उनके साथ बैठे होते हैं। तो अगर तुसी किसी को कदम कर भी लिया तो कि लत पान ली किसी ने। अगेन $1 मिलियन क्वेश्चन, मतलब ये माजरत के साथ ये मजाक है। Yes, it's a joke. It's a joke. और ये अवाम के साथ भी मजाक है, इस मुल्क के हर शहरी के साथ मजाक है। क्लैरिटी नहीं है, जब जिसकी ज़रूरत है उस चीज़ को पिक कर लिया जाता है और जब जिसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है उस चीज़ को डंप कर दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच राजा आमिर अब्बास साहब, आपका भी, और इसी के साथ अकरम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
मुबशिर जैदी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। इसी तरह से मौलाना ताहिर अशरफी साहब का। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।